अस्सलामुअलैकुम, मैं सेल्फ मोहम्मद अदील, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज सादिकाबाद कैंपस। जी बेटा, हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। कल लास्ट मेरा जो लेक्चर था वो शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पे था और आज उससे लेक्चर नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आज मैं आपको बहुत इजी वे में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना सिखाऊंगा। आपने बहुत अच्छे से समझनी है। पहले मैं आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग लेके चलूंगा ताकि आपको लिखना आ जाए, आसानी से आप समझ लें। उसके बाद मैं आपको अमेजिंग ट्रिक्स बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आ जाए तो आपने करनी कैसे है। बेटा, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की डेफिनेशन बतानी है, जो मैंने आपके सामने लिख दी है। द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कहता है तकसीम को, तकसीम करना। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग अवेलेबल शेल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को तकसीम करना शेल्स में, सब शेल्स में या फिर ऑर्बिटल्स में। ये तीन टर्म से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं। मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स दी आपको। शेल क्या होता है, सब शेल क्या होता है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। मुझे लगता है कि आपको इस बात का पता होगा। नहीं पता तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। शेल क्या है, सब शेल क्या है और ऑर्बिटल्स क्या है। इलेक्ट्रॉन्स को तकसीम करना शेल्स के अंदर, सब शेल्स के अंदर और ऑर्बिटल्स के अंदर, यही तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ऑफ एन एटम और आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, हम पहले शेल में देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, फिर हम सब शेल में देखेंगे, ये मैंने लिखा, और फिर हम ऑर्बिटल्स में देखेंगे, ये मैंने लिखा आपके सामने। ठीक हो गया। हम तीनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ेंगे, शेल्स में भी, सब शेल्स में भी और ऑर्बिटल्स में भी। पहले हम शेल की बात करते हैं। डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। क्या होगी चेंज? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बेशक अमंग का लफ्ज ना लिखें क्योंकि हम सिर्फ शेल की बात करेंगे ना यहां पे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल ऑफ एन एटम और आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन शेल्स। ये शेल्स के लिए आ जाएगी। बेटा, हम जानते हैं हमारे पास कितने शेल्स हैं। शेल, पहला शेल जो है फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल हमारे पास K है। सेकंड शेल, सेकंड शेल हमारे पास L है। थर्ड शेल, थर्ड शेल हमारे पास M है। फोर्थ शेल, फोर्थ शेल हमारे पास N है। फिफ्थ शेल, फिफ्थ शेल O है, एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। अब आपने बताना पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बस मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, और दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, आप ये वाला फार्मूला भी तो अप्लाई कर सकते हैं ना, ये वाला 2n², मतलब पहले शेल में यहां 1 का स्क्वायर ले लें, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 2 आएगा। फिर दूसरे शेल की बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर ले लें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आ गया। फिर तीसरे शेल में मालूम करना है, 3 का स्क्वायर ले लें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18। आप कहेंगे तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फिर फोर्थ में मालूम करना, 4 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिफ्थ शेल में 5 का स्क्वायर आई थिंक 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50, 5 का स्क्वायर यही होता है, आई थिंक 5 का स्क्वायर यही होता है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 25 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें 50 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा ये आपने यहां इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरीके से आपने बता देनी है, बहुत इजी है, आसानी के साथ आप लोग कर लेंगे।
ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन शेल। ये तो थी इजी। अब बात करते हैं जनाब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स। बड़ी आसान सी डेफिनेशन बता देनी है, क्या वाला कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल की जगह पे आप सब शेल लिख दीजिएगा, इन शेल की जगह पे आप सब शेल लिख दीजिएगा तो आपकी आसानी से मतलब हो जाएगी। इस कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन शेल, ये बता देंगे। उसके बाद इसमें एक ना रूल आता है सब शेल्स में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का एक रूल है जिसको हम कहते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? अफबाउ प्रिंसिपल। अब ये अफबाउ प्रिंसिपल बेटा याद रखिएगा, अफबाउ प्रिंसिपल किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये साइंटिस्ट के नेम से नाम ही रखा गया। अफबाउ एक जर्मन टर्म है, अफबाउ ये जर्मनी का एक लफ्ज है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप, बनाना, तामीर करना। किसी चीज को हम जब बिल्डिंग बनाते हैं नीचे से ऊपर चीज लेके जाते हैं, दीवार नीचे से ऊपर। ऐसा तो नहीं करते पहले छत डालें फिर दीवारें बनाएं फिर आगे फर्श डालें, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हम जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं नीचे से ऊपर जाते हैं। अफबाउ एक जर्मन टर्म है, जर्मन जर्मन टर्म है और जिसका लफ्जी मतलब है क्या वाला? बिल्डिंग अप। क्या मतलब है? बिल्डिंग अप, बिल्डिंग बिल्डिंग अप, तामीर करना, तामीर। इसी वजह से अफबाउ प्रिंसिपल का दूसरा नाम बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी है। क्या? बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी है, बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी है। जर्मन टर्म है, इसका मतलब बिल्डिंग अप होता है। अच्छा देखिए, इसका मैंने अभी बताया कि जब हम बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं नीचे से ऊपर जाते हैं, बेटा इसका क्या मतलब है? अफबाउ प्रिंसिपल की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या डेफिनेशन बताएंगे? द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। सिंपल सी बात, ठीक है। मतलब द फीलिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप ये कह सकते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल्स फ्रॉम लोअर सबशेल्स टू हायर सबशेल्स, ठीक है। मतलब अगर 1s और 2s है तो पहले आपने इलेक्ट्रॉन 1s में फिल करने, फिर 2s में लेके जाना है, ठीक है। और उसके बाद अगर 4s और 5p है तो पहले 4s में फिर 5p में। बात समझ आई? पहले लोअर एनर्जी लेवल में फिर आप हाई एनर्जी लेवल में। इस तरीके से मैं इसकी आपको डेफिनेशन भी बता देता हूं कि the subshells in an atom are filled with electrons in increasing order of their energy levels, increasing order of their energy levels, increasing order of their energy levels, ठीक है। एनर्जी लेवल को इंक्रीज करते हुए फिल करते जाए, फिलिंग ऑफ सबशेल्स विद इलेक्ट्रॉन्स। आप ये बात लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन हो जाएगी। इसके दो रूल्स हैं। अच्छा मैं पहले आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। एग्जांपल क्या देंगे? ये वाले एग्जांपल देंगे। लेट्स सपोज आपके पास बेरिलियम है एटॉमिक नंबर 4, चलें बोरॉन ले लेते हैं एटॉमिक नंबर 5। क्या लिखेंगे? पहले आप 1s को फिल करेंगे 1s2, 2s को फिल करेंगे 2s2, फिर 2p को फिल करेंगे 2 2 4 और 1 5। ओके, ये आपके पास जो है मतलब आ गया। अच्छा इसके रूल्स हैं, लेकिन इसके रूल्स को डिस्कस करने से पहले, रूल्स डिस्कस करने से पहले ये बात याद रखिएगा कि जो सबशेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है ना, वो डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर? किसके ऊपर डिपेंड्स कर रही होती है? डिपेंड्स अपॉन n+l वैल्यूज, या n+l वैल्यूज। अब n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? एज़िमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इन दोनों के सम पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो मतलब ये देखिए, ये जो 1 लगा हुआ है ना, ये n की वैल्यू है n। ये जो 2 लगा है ये n की वैल्यू है, ये जो 2 लगा है ये n की वैल्यू है। बात समझ आ रही होगी मेरे ख्याल में। अगर आपने क्वांटम नंबर वाला लेक्चर सुना है ना, तो ये वाला लेक्चर आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। ये जो 1 है, ये 2 है, ये 2 है, या 3 आएगा या 4 आएगा, वो करेगा n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल रिप्रेजेंट। ये जो s p ये सब शेल है, ये सब शेल। s की वैल्यू, l की वैल्यू उस वक्त 0 होती है जब s होता है, और l की वैल्यू उस वक्त 0 ही है जब s है। l की वैल्यू उस वक्त 1 है जब p है। ये वाली बात आपको मतलब ये वाली बात बतानी है कि n+l रूल पे डिपेंड करता है
ऑफ प्रिंसिपल। अब इसके दो रूल्स हैं बेटा, ये दो रूल्स अच्छे से समझने हैं, अच्छे से ये दो रूल्स अच्छे से समझ लीजिएगा, गौर से समझने आपने जी। पहला रूल्स क्या है कि अगर n प्लस एल वैल्यू, अगर n प्लस एल वैल्यू कम है, अगर किसी की n प्लस एल वैल्यू कम है, अगर किसी की n प्लस एल वैल्यू कम है लेस, आपने उसको पहले फिल करना है, ठीक है। n प्लस एल वैल्यू इज लो, अगर n प्लस एल वैल्यू कम है देन फिल इट फर्स्ट। अगर किसी की n प्लस एल वैल्यू कम है तो उसको पहले फिल करना है। कैसे? मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मेरे पास 4s है और 3d है। बेटा गौर से बात सुनिएगा, 4, अब n की वैल्यू इसमें क्या है 4, l की वैल्यू क्या है, s के लिए आपको पता है l की वैल्यू 0 होती है, 4 प्लस 0 5। ओके, यहां पे n प्लस एल वैल्यू आपको बस 5 आ गई, इधर n प्लस एल वैल्यू निकालते हैं, n की वैल्यू इधर 3 है, ठीक है, और l की वैल्यू 0 हो तो s, l की वैल्यू 1 हो तो p, l की वैल्यू 2 हो तो d, l की वैल्यू 3 हो तो f, तो मतलब d के लिए 2 वैल्यू, d के लिए l की वैल्यू क्या 2, तो इसका मतलब 3 प्लस 2 5, इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, नहीं दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। मैंने कहा था अगर n प्लस एल वैल्यू कम हो गए तो आपने उसको फिल करना है। अब देखिए, सॉरी यहां पे 4 प्लस 0 4 आना था ना, 4 प्लस 0 4 आना था, मैं भी कह रहा हूं कि ये कैसे 4 प्लस 0 4 आना है, 3 प्लस 2 5 आ गया। बेटा किसकी वैल्यू कम है, इसकी, ये वैल्यू आपके पास कम आ रही है 4 और ये वैल्यू आपके पास ज्यादा आ रही है 5, बात समझ आ रही है। तो लिहाजा हम इसको पहले फिल करेंगे, इसको पहले फिल करेंगे और इसमें हम बाद में आएंगे, इसमें हम बाद में आएंगे, बात समझे। इसलिए 4s पहले 3d बाद में आता है, 4s पहले 3d बाद में आता है, ये पहला रूल है इसका, ये इसका पहला रूल है, ये इसका क्या है पहला रूल। अगर n प्लस एल वैल्यू जिसकी कम होगी उसको पहले फिल करना और n प्लस एल वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसको बाद में फिल करना, उसको बाद में। ये नहीं देखना इधर 3 लगा इधर 4 लगा, ऐसे नहीं देखना आपने n प्लस एल वैल्यू निकाल दी, n प्लस एल वैल्यू किसकी कम है, जिसकी कम है उसको पहले फिल कर दीजिएगा, जिसकी ज्यादा उसको बाद में फिल कर। अब दूसरा रूल समझिएगा, अगर n प्लस एल वैल्यू बराबर आ गए दोनों, मतलब अगर n प्लस एल वैल्यू, इफ n प्लस एल वैल्यू आर सेम ऑफ 2 ऑर्बिटल्स, अगर किसी दो ऑर्बिटल्स की या सबशेल्स की n प्लस एल वैल्यू सेम आ गई, फिर क्या करें, फिर देखिए जिसकी n वैल्यू कम है ना, जिसकी n की वैल्यू कम है उसको पहले फिल कर दीजिएगा, जिसकी n की वैल्यू कम है तो उसको पहले, जैसा कि मेरे पास 4p है और 3d है। बेटा तवज्जो से बात सुनिएगा, तवज्जो से, हाँ जी, इसके लिए n प्लस एल वैल्यू क्या होगी, बेटा n की वैल्यू 4 है और यहां p के लिए क्या होती है, l की वैल्यू 0 हो तो h, 1 हो तो p, 1 हो तो p, 4 प्लस 1 5। ओके, चलो इधर करते हैं, n की वैल्यू जो 3 है, ये जो स्टार्ट में लगी होती है ये n की वैल्यू है, और d के लिए आपको पता है l की वैल्यू 0 हो तो s, l की वैल्यू 1 हो तो p, l की वैल्यू 2 हो तो d, l की वैल्यू 2 तो 3 प्लस 2 5, इधर भी 5 इधर भी 5, ये देख लें, ये देख लें, इधर भी 5 इधर भी 5। अब क्या करें, अब किसको पहले फिल करें, अब इसको सर देखें जिसके साथ n की वैल्यू स्मॉलर है, इधर n की वैल्यू 4 है इधर n की वैल्यू 3 है, तो लिहाजा 3d को पहले फिल करना, 4p को बाद में फिल करना, 3d को पहले फिल करना, 4p को बाद में फिल करना। बात समझ आ गई होगी मुझे लगता है, मुझे लगता है आपको बात समझ आ गई होगी। बेटा ऑफ प्रिंसिपल जर्मन टर्म है, इसका मतलब बिल्डिंग अप होता है, मतलब आपने जैसे बिल्डिंग बनाते हैं नीचे से ऊपर,
पहले आपने कम एनर्जी वाले को फिल करना, फिर आपने हायर जब पे जाना है। ठीक है, तो ये मैंने डेफिनेशन भी दी, एग्जांपल भी दी कि ये डिपेंड करता है n प्लस एल वैल्यूज पे। इसके n प्लस एल वैल्यूज पे दो मतलब रूल्स हैं। अच्छा, इसीलिए आउटवर्क प्रिंसिपल को n प्लस एल वैल्यू भी कहते हैं, n प्लस एल वैल्यू भी एल रूल भी कह देते हैं। ठीक है, n प्लस एल रूल भी कह देते हैं आउटवर्क प्रिंसिपल्स को। अच्छा, तो मैंने कहा n प्लस एल वैल्यूज दो चीजों पे डिपेंड करता है, इसके दो रूल्स हैं। कौन कौन से? कि अगर ऐसा हो कि n प्लस एल वैल्यू इज लोअर देन फर्स्ट, अगर आपके पास ऑर्बिटल आ गए, दो सबशेल्स आ गए, आप सोच रहे हैं इनमें से मैं पहले किसको फिल करूं जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम आ जाए। आपके पास 4s था, आपके पास 3d था, आपने n प्लस एल वैल्यू निकाली, 4 तो 4 ही आ जाएगा, n की वैल्यू 4 है और s एल की वैल्यू उस वक्त 0 होती है, आपको पता है। आपने 0 पे ही आपने इधर 4 आ रहा था, इधर 5, तो पहले इसको फिल करना, बाद में इसको फिल करना। अगर दो ऑर्बिटल ऐसे हों जिसमें n प्लस एल वैल्यू बराबर आ जाए, फिर दूसरा रूल ये था, n प्लस वैल्यू सेम आ जाए, बराबर आ जाए, फिर क्या करना है? फिर आपने n की वैल्यू देखनी है, जिसकी n की वैल्यू स्मॉलर होगी उसको आप पहले फिल कर दीजिएगा। तो ये देखें, 4p के लिए 4 आ गया, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है तो 5, और इधर 3 आ गया, और d की वैल्यू, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है तो 5, दोनों में 5 आ रहा है। अब पहले फिल किसको करना है? इसको, इसके साथ 3 आ रहा है, इसके साथ 3 आ रहा है, इसको पहले फिल करना है, इसको बाद में फिल करना है, क्योंकि पहले 3 आता है फिर 4 आता है। ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल। अब हम करने लगे हैं, इसमें सबशेल्स के लिए एक ही रूल है, ऑफ प्रिंसिपल, ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम बात करने लगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स जानते हैं ना आप, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, एस का डीजेनरेट ऑर्बिटल एस खुद ही है। ठीक है, इसका कोई ऑर्बिटल्स पे बात हो रही थी तो मैंने कहा आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम और आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। अच्छा, ये आपको पता है ना, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स को इन बॉक्सेस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक बॉक्सेस है। ठीक है, अगर P की बात करें तो P के आपको पता है 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने? 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। अगर D की बात करें तो आपको पता है D के 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये देखिए जरा तवज्जो से बात सुनिएगा, ये S है, S के डीजेनरेट ऑर्बिटल एक ही है, ये P है, px py pz, और D के 5 होते हैं, dxy dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर। और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बस मैक्सिमम। इसमें भी 2, 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 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कम तो आ सकते हैं, एक तो हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं, मतलब 3 नहीं आ सकते, 3 नहीं आ सकते। तो ये था। अब हमने ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के 2 प्रिंसिपल्स हैं, एक है पॉलीज एक्सप्लेन प्रिंसिपल और दूसरा हैंड रूल। पॉलीज एक्सप्लेन प्रिंसिपल का दूसरा नेम, इसका पूरा नेम वुल्फगैंग पॉली है। 1925 में इसने ये प्रिंसिपल दिया था, 1925। और आपको पता है ये केमिस्ट नहीं था, ये फिजिक्स था, फिजिक्स पे काम करता था ये। इसको 1945 1945 में 1945 1945 में नोबेल प्राइज भी मिला था। क्या? नोबेल प्राइज भी मिला था 1945 में, इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, इस बंदे को किसकी वजह से? इसी की वजह से केमिस्ट्री में इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया था। इसने क्या किया था? इसने क्या कहा? इसने कहा किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। क्या? इन एन एटम द 2 electrons in an atom does not have the 4 quantum number are the same। एक ही एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर, मतलब प्रिंसिपल, मैग्नेटिक, एंगुलर और स्पिन,
चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। या चलिए सिंपल वर्डिंग में समझाता हूं, सिंपल वर्डिंग में समझाता हूं। इसने कहा था कि एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ये देखिए एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, उनकी स्पिन अपोजिट होगी। टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिटल्स हैव अपोजिट स्पिन। क्या आसान, देखिए मैं आसान बता रहा हूं आपको। टू इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल्स, इन सेम ऑर्बिटल्स हैव opposite spin। टू इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल्स हैव अपोजिट स्पिन, ये इसने कहा था, इसने कहा था। मसलन ये देखें, तवज्जो दीजिएगा। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 1s, इस पे दो इलेक्ट्रॉन आने बेटा, ये देखें एक की स्पिन ऐसे, एक की स्पिन ऐसे और एक की स्पिन नीचे को, एक की स्पिन अपवर्ड, एक की स्पिन डाउनवर्ड। बात समझ आ रही ना? एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, स्पिन क्वांटम नंबर अप्लाई हो रहा है ना इसमें, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ आई? तो ये है जी। अब देखिए जी चारों, अच्छा मैंने एक बात और भी की थी, इसने कहा था पॉलीइलेक्ट्रिक, इसने कहा कि एक ही एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। चलो मैं ये बात साबित करता हूं, यही वाली बात जो मैंने की थी कि मैं साबित करता हूं। कैसे बोला? एन, इसमें एन की वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला 1 है, ओके। फिर दूसरा एल, एंगुलर क्वांटम नंबर, एल की वैल्यू इसमें 0 है, दोनों चेंज है। एन की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 0, या तो उसकी भी 1 होती, चलो हम कहते सेम है। आ गई ना बात, आ गई ना बात कि एक ही एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। चलो एन की बात करते हैं। एन की वैल्यू इधर क्या होगी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा इसमें? एम की वैल्यू भी 0। जब एल की वैल्यू 0 होगी तो एम की वैल्यू भी 0 होती है। चलो ये दो सेम है, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो चेंज है ना। अगर एस की बात करें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है, एक की क्लॉकवाइज एक की एंटी क्लॉकवाइज, ये भी चेंज, ये भी चेंज। बात समझ आई? तो मतलब ये वाली बात भी साबित कर दी और ये वाली बात भी। तो आसान डेफिनेशन, आप इसके लंबे चक्रों में ना पढ़िएगा, आपने पॉलीज एक्सचेंज प्रिंसिपल एज ए शॉर्ट आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने कहना है कि टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल्स शुड हैव या हैव अपोजिट स्पिन। एक ही ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट स्पिन में पड़े होते हैं। बेटा सुनिएगा बात, एक इंटरेस्टिंग बात बताने लगा। अगर मैं कहूं मुझे इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करके दिखाएं, हीलियम की एटॉमिक नंबर 2 है, तो आप ये वाली नहीं करेंगे, ये 2 ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर 2 ऐसे लिखा तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होता है कि ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है आप सब शेल में कर रहे हैं, सब शेल में। मैं आपसे ऑर्बिटल में पूछ रहा हूं, ऑर्बिटल के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑर्बिटल के लिए ऐसे लिखना जरूरी है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखने जरूरी है ऑर्बिटल में, फिर पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑर्बिटल में है। बात समझ आई? फिर पता चलेगा, क्योंकि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐसे लगाते होते हैं, ऐसे, ये जो मैंने लगाए हुए। कभी भी ये 2 डिजिट में नहीं लिखना, 2 डिजिट में नहीं लिखना, ऐसे लिखने, ऐसे ऐसे जो लिखा हुआ है। तो ये था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब मैं समझाता हूं आपको हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या है? इसका पूरा नेम क्या है? ये है इसका पूरा नेम, फ्रेडरिक हंट। इसने भी 1925 में ही ये रूल्स दिया था, 1925 में ही ये रूल दिया था। हंट रूल क्या कहा था इसने? इसने कहा था इफ यू हैव डीजेनरेट ऑर्बिटल, बल्कि आप ये कह लें इफ यू हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड हैव डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, आपके पास 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल भी खाली पड़े हैं, फिर आप क्या करेंगे? यू मस्ट बी फिल इलेक्ट्रॉन्स 111 एंड देन 111। मतलब मैं समझाता हूं आपको शायद समझ ना आए, मैं समझाता हूं, मैं मिसाल के साथ समझाता हूं, आप एग्जांपल बाद में बेशक कर लीजिएगा। ये देखिए बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करना चाहते हैं, ये देखें, तवज्जो से बात सुनिएगा, 1s2, ओके,
2s 2 कितने हो गए, दो दो चार, बाकी रह गए 2 इलेक्ट्रॉन। आपको इसके डीजेनरेट ऑर्बिटल लिखने हैं, 2px 2py 2pz। p के डीजेनरेट ऑर्बिटल 2 तो इसलिए लिखा है कि 2 आना है साथ, 2 तो इसलिए लिखा आपने कि 2 आना है, 1s2 2s2 2p आना था, 2 इसलिए साथ लिखा। बाकी px py pz बेटा इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 से ज्यादा है। जब मैंने कहा 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करने हैं, हंस ने कहा, मैं नहीं कह रहा, हंस ने कहा कि इलेक्ट्रॉन आपने दोनों इलेक्ट्रॉन, बेटा तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां फिल नहीं करने, नहीं करने, नहीं करने। हंस कहता है ये गलत है, हंस कहता है ये गलत है। वो क्या कहता है, कहता है हाँ ऐसे करें, आपने इलेक्ट्रॉन एक यहां लगाया, एक इलेक्ट्रॉन यहां लगाना है, ऐसे। ये हंस ने कहा कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल भी अवेलेबल है, you should be must the electrons in the different orbitals with same spin, different orbitals with same spins। बेटा मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा, क्या मैंने कहा, हंस कहते हैं कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल है और 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, बेटा दे शुड बी मस्ट प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन। ये देखें, ये भी अपवर्ड, ये भी अपवर्ड, सेम स्पिन, ठीक है। इनको नहीं, यू डोंट शुड बी प्लेस्ड इन द सेम ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन। एक ही ऑर्बिटल के अंदर अपोजिट स्पिन में नहीं रखना, जैसे मैंने रखा था कि ये इलेक्ट्रॉन उठाएं, इसको अपोजिट करके इधर है, नो, हंस कहता है ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना। ऐसा करेंगे तो हंस कहता है ये गलत है, और हंस नहीं अब केमिस्ट्री कहती है, क्योंकि वो साइंटिस्ट था, उसकी बात माननी पड़ेगी, तो केमिस्ट्री की बात माननी पड़ेगी, समझ आई। तो भाई इसके मुताबिक क्या करना पड़ेगा, हमें ये इलेक्ट्रॉन यहां ही लगाना पड़ेगा, 2 2 4 और 5 और 1 6 पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन। मैं एक और मिसाल देता हूं, बेटा तवज्जो से बात सुनिएगा, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, तवज्जो से, एस का कोई डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है, लिहाजा 2 पूरे इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए। एस का भी कोई नहीं है, 1s2 2s2। हाँ पी के डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, 2px 2py 2pz। तवज्जो से बात सुनिएगा, 2 2 4 और 1 5, ये हंस ने कहा है एक एक करके लगाएं। हंस कहता है सेम स्पिन में, अच्छा स्पिन भी सेम होनी चाहिए, ये अपवर्ड है, यहां भी अपवर्ड लगाएं, 2 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, बात समझ आई, 1 7। हाँ एक और इलेक्ट्रॉन होता है, फिर आप यहां आ जाते हैं 2px में, 2px में फिर अपोजिट स्पिन के साथ यहां लगाते हैं। अब मुझे लगता है आपको समझ आई होगी हंस ने क्या कहा, कहता इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, बेटा बात को तवज्जो से सुनना है, इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल मौजूद है, ठीक है, एंड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, and more than 2 electrons are present, अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, then you should must be जरूरी है ऐसा करना है, आपको जरूर ऐसा करना चाहिए, क्या, you should must be फीलिंग। बेटा मेरी वर्डिंग चेंज हो सकती है, वर्डिंग आप बुक से देख लीजिएगा, वर्डिंग चेंज, लेकिन मेरा कंसेप्ट वही है जो मैं आपको देना चाह रहा हूं। यू शुड मस्ट बी फीलिंग इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। वाओ, ये इसने बात कही, कहता आपको क्या करना है, यू शुड बी मस्ट बी फिलिंग द इलेक्ट्रॉन, आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने जरूरी है, चाहिए, कैसे, विद सेम स्पिन के साथ, अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, अगर डाउनवर्ड लगाना है डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, विद सेम स्पिन इन डिफरेंट ऑर्बिटल, एक 2px में लगाया तो एक 2py में ले जाए, ठीक है, रेदर देन, ये वाली बात देखिएगा जरा,
कहता है ऐसा ना करें, rather than with opposite spin, rather than with opposite spin in same orbital. वाओ, बात को थोड़ा सुनिएगा, कहते ऐसा ना हो, rather than with opposite spin, ऐसा ना हो कि आप opposite spin के साथ ये इलेक्ट्रॉन भी इधर लगा दें, ऑपोजिट स्पिन के साथ एक ही ऑर्बिटल में, नो नो, ये गलत होगा, ये गलत होगा। आप पहले एक एक करके फिल करें, अगर इलेक्ट्रॉन बचे तो ऑपोजिट स्पिन में लगाएं, अदरवाइज आपको ऑपोजिट स्पिन में नहीं लगाना। एक एक करके आपको क्या करना है, सेम स्पिन के साथ डिफरेंट ऑर्बिटल में रखने इलेक्ट्रॉन पहले, जब वो पूरे हो जाए फिर बाद में आपने आना है, आपने क्या करना है कि दोबारा दूसरी बार, जब एक बार फिल कर लें आप डिजेनरेट ऑर्बिटल को, और अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां पे अगर हम एग्जांपल लें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2 2s2, फिर 2px में भी एक, 2py में भी एक, अपवर्ड अपवर्ड, और 2pz में भी एक, ये हो गए 7, बाकी एक बची है। फिर आपने 2py में 2px में आना है, 2px में आके आपने अपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन लगा देना है, अगर ऑक्सीजन का केस है तो, अगर ऑक्सीजन का केस है तो फिर आके दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ लगाएंगे, अदरवाइज पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन के साथ लगाएंगे। ये था हार्ट्ज रूल, और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन खत्म हुई हमारा टॉपिक, और मैंने आपसे कहा भी था कि इंशाल्लाह मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना भी सिखाऊंगा, लेकिन यही एक लेक्चर बहुत लेंथी हो गया, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग था, मैंने वही लिखने की कोशिश की ताकि आप लोग जो है उसको लिख लें, अच्छे से याद कर लें। लिखने का तरीका भी यही है, याद भी ऐसे ही करना आप लोगों ने, ठीक है जी। मैं इंशाल्लाह अगला कोई लेक्चर स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सिंपल एलिमेंट की कैसे की जाती है, ट्रांजिशन की कैसे की जाती है, कुछ एमडी ट्रिक्स बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से रिलेटेड, आपको वो ट्रिक्स भी करने हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। कहते हैं कि दरख्तों के पत्ते हिलते रहेंगे, जिंदगी रही तो मिलते रहेंगे, ठीक है जी। दुआ में याद रखना है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।